हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसे आप सबको पता है कि फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिलाओं में किस वजह से बच्चा रुकने में दुविधा होती है। और दूसरी बात जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मेल फैक्टर यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंसेप्शन। सो जनरली ऐसा होता है कि फीमेल पार्टनर के ही रिपोर्ट्स वगैरह किए जाते हैं, मेल पार्टनर काफ़ी बार हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचते हैं। सो यहाँ पे आज मैं बताने वाली हूँ कि मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीज़न्स होते हैं और उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। सो पहले मैं बात करती हूँ कि जो स्पर्म्स जो रहते हैं, जनरली जो बेसिक रिपोर्ट एडवाइस किया जाता है वह रहता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस के ऊपर कंप्लीट वीडियो है मेरा, वह आप डिटेल में सुन सकते हो, जिसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो हैं जो ध्यान में रखने हैं उसके बारे में मैंने बात की है। सो आज मैं बताना चाहती हूँ कि सीमेन एनालिसिस का जो रिपोर्ट होता है उसमें आइदर एजोस्पर्मिया है या तो ओट्स जिसे हम कहते हैं ओलिगोएस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया या तो नील काउंट है। सो ऐसे जो सारे रिपोर्ट्स आते हैं उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। काफ़ी बार पेशेंट को यह समस्या होती है कि मैडम यह रिपोर्ट दवाई लेने से इम्प्रूव हो सकता है या नहीं इम्प्रूव हो सकता है। सो आज इसी बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के या तो एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस आने के क्या क्या रीजंस होते हैं। सो जो रीजंस है वो इस प्रकार से है कि जब भी आप सीमेन एनालिसिस करवाने जाते हैं तभी यह चीज़ ध्यान में रखना है कि आइदर मिनिमम 3 दिन का गैप होना चाहिए या मैक्सिमम अप टू 7 डेज़ का। 3 दिन का गैप इसीलिए दिया जाता है कि अगर आप लेस देन 3 डेज़ का एब्स्टिनेंस है तो जो वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म जो रहता है, सीमेन का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो गलत हो सकती है। मोर देन 7 डेज़ इसीलिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि अगर 7 दिन से ज़्यादा गैप से सैंपल दिया जाता है तो वह सैंपल में डेड स्पर्म्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से आपकी जो रिपोर्टिंग होती है वह भी गलत आ सकती है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप सीमेन एनालिसिस के लिए जाते हो तो मिनिमम 3 दिन मैक्सिमम 7 डेज़ का गैप रखना बहुत ही आवश्यक होता है। सो आगे बात करते हैं कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीजंस होते हैं, पुरुष वंध्यत्व के क्या क्या रीजंस होते हैं। सो मेन जो है उसको हम डिवाइड करेंगे कि आइदर देयर इज़ अ प्रॉब्लम जिसे हम प्री टेस्टिकुलर कहते हैं, यानी कि टेस्टिस के पहले के ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है या तो टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है या तो टेस्टिस के बाद के जो ऑर्गन्स हैं उसमें प्रॉब्लम है। सो पहले बात करते हैं कि प्री टेस्टिकुलर यानी कि जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ग्रंथि होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। सो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है या तो उसी के वहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जैसे कि थायराइड हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन करके हार्मोन्स होते हैं, यह सब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। दूसरा है कि इवन ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी का भी कहीं ना कहीं जो पूरा एक्सेस है सीमेन प्रोडक्शन और इजेकुलेशन का, सो ओबेसिटी, डायबिटीज़, यह जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं फॉर द मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। दूसरे जो रीजंस हैं कि काफ़ी जेनेटिक रीजंस रहते हैं, जैसे हम काफ़ी सिंड्रोम्स रहते हैं, जैसे कैलमैन सिंड्रोम है, सिंगल जीन म्यूटेशन करके जेनेटिक डिफेक्ट है, तो यह सारे रीजंस होते हैं प्री टेस्टिकुलर कॉजेज़ के।
दूसरे जो रीजन्स हैं टेस्टिकुलर रीजन्स। तो टेस्टिकुलर रीजन यानी क्या, यानी कि टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर अगर है तो उसमें भी स्पर्म प्रोडक्शन में तकलीफ़ हो सकती है और उसकी वजह से रिपोर्ट एबनॉर्मल आ सकता है। टेस्टिस में और कौन से रीज़न हो सकता है, काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं कि कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है, या तो पेशेंट को जो ब्लड सर्कुलेशन है टेस्टिस के वहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे वेरिकोसील हम कहते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, जैसे बचपन में अगर किसी को मम्स का इन्फेक्शन हुआ है तो वह टेस्टिस को अफेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से भी एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस आ सकता है। दूसरे रीजंस है कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जैसे कि अगर आप कोई इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो केमिकल पोल्यूशन वगैरह के चांसेस रहते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, तो यह सब की भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट टेस्टिस पे पड़ती है और स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वह टेस्टिस के अंदर होता है। यह सारे रीजंस हैं टेस्टिकुलर कॉजेज़ के। और टेस्टिकुलर रीजंस जो है वह ऑलमोस्ट 30 to 40% इंसिडेंस होता है मेल इनफर्टिलिटी के रीजंस का, तो काफ़ी बड़ी मात्रा है 30 to 40%। दूसरे रीज़न से पोस्ट टेस्टिकुलर, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा है लेकिन स्पर्म का जो पाथवे है बाहर निकालने का, तो वह जो चैनल है वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से भी सीमन एनालिसिस एबनॉर्मल आ सकता है। ऐसे कौन से रीज़न हो सकते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर में। जैसे आप सबको पता है कि महिलाओं में जैसे फैमिली प्लानिंग का जो ऑपरेशन होता है जिसे ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, यानी कि नसबंदी। अगर फेलोपियन ट्यूब कट किया जाता है या उसके ऊपर कोई सर्जरी होती है, उसके बाद कंसीव करना मुश्किल होता है, वैसे ही जो मेल पार्टनर है उनके उसमें भी नसबंदी का ऑपरेशन होता है जिसे वाजेक्टमी कहा जाता है। स्पर्म को बाहर निकालने के लिए जो वाज डिफरेंस रहता है जिसे कट किया जाता है, तो ऐसे पेशेंट में भी कंसीव करने में तकलीफ़ आ सकती है। दूसरे रीजंस है कि इजेकुलेटरी डिसफंक्शन, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन सही से हो रहा है लेकिन इजेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी सारे सिंड्रोम्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म इजेकुलेशन में तकलीफ़ होती है और एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस आ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे रीजंस के बारे में बात की है जो मोस्ट कॉमन हम लोग पेशेंट्स देखते हैं। हम डिवाइड करते हैं कि आइदर देयर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज और इट इज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, क्योंकि काफ़ी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लोग भी अपने रिपोर्ट्स भेजते हैं कि मैडम क्या ये रिपोर्ट नॉर्मल है या तो नील काउंट है, तो उसके लिए क्या कोई मेडिसिन वगैरह से यह प्रॉब्लम ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, इवैल्यूएशन जो हम करते हैं, कोई भी अगर एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस आता है तो वह डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि बेसिक इवैल्यूएशन कैसे होता है। जैसे फीमेल की हिस्ट्री ली जाती है कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह होता है, उनके शादी को कितना समय हुआ है, उनके एडिक्शन वगैरह की हिस्ट्री ली जाती है, वैसे ही मेल पार्टनर की हिस्ट्री लेनी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और उनके ब्लड के रिपोर्ट्स हैं या तो जो भी इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं उसके बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अंत में मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि यदि किसी का एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस आता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया या तो ओट्स का रिपोर्ट आता है तो देयर आर मेडिसिन जिससे आप यह रिपोर्ट नॉर्मल हो सकता है और एटलीस्ट फर्टिलिटी एस्पेक्ट आपका कवर अप हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।